हेलो दोस्तों, अपनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का ये तीसरा क्लास कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यानी परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब है जैसे किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ठीक इसी के विपरीत काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और ये वास्तविक प्रतिबिंब का डायग्राम है, इसको आप लोग जरूर बना लीजिएगा। इस डायग्राम को बना लेने से क्या होता है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप लोग ये आंसर लिखने के बाद डायग्राम बना दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है टीचर, वो जरूर देखेगा तो आपसे कॉपी से जरूर प्रभावित होगा। 5 में 5 आपको जरूर देगा, इससे डायग्राम की वजह से। हम लोगों ने अभी पढ़ा था वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ना है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन, यानी परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि उसी बिंदु पर मिलती है, इसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे ये हमारा समतल एक दर्पण हो गया। अगर यहाँ से किरण आ रही है तो ठीक इसके नीचे जाके और रिफ्लेक्ट होती है। ये जो किरण रिफ्लेक्ट होके जाती है, इसी को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो ऊपर से नीचे समतल दर्पण पर आ रही किरण है, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। इस चीज को आपतित किरण कहते हैं और इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को याद रखना है कि हम लोग को कि इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वहीं वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में, कि काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या क्या है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति निम्नलिखित है। पहला, ये तो सबसे पहले ये तो काल्पनिक होता है, हम लोग सब कोई जानते हैं। उसके बाद ये सीधा होता है, और जितनी दूर वस्तु होगा, यानी जितनी दूर वस्तु होगा, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। मान के चलिए अगर वस्तु 3 मीटर दूरी पर है, तो आपका जो प्रतिबिंब दर्पण पर बनेगा, यानी आपसे उस दर्पण के ठीक पीछे 3 मीटर दूरी पर ही बनेगा। यानी जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूर पीछे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु का आकार
और प्रतिबिंब दोनों समान होता है कि जितना बड़ा वस्तु का आकार होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का आकार होगा, और ये पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, कि क्या क्या अंतर होता है। हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब यह वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। ये तो सीधा सीधी है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा, ये हमेशा उल्टा बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। तीसरा अंतर, इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी उसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। और चौथा अंतर, यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ठीक सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ठीक सामने बनता है। ये हमारा वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या क्या है, लिखें। वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, ये वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक में काल्पनिक कटान से बनता है, और ये हम वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये सब अंतर। विपरिवर्तन किसे कहते हैं? विपरिवर्तन किसे कहते हैं? विपरिवर्तन एक ऐसी घटना होती है जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब 180 डिग्री उल्टा घूम जाता है। यानी कोई भी वस्तु, मान के चलिए ये हमारा मिरर हो गया, इस मिरर पर कोई वस्तु ऊपर रखा गया है तो वो 180 डिग्री उल्टा घूम के वो वस्तु नीचे की तरफ चली आएगी। इसी घटनाक्रम को हम विपरिवर्तन कहते हैं। जैसे कि यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अपने अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है, यानी 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ चली आती है। अर्थात इस वस्तु के ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। इसी घटनाक्रम को हम विपरिवर्तन कहते हैं। आप लोग समझ गए कि विपरिवर्तन किसे कहते हैं। अब आते हैं पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं। पार्श्व विपरिवर्तन क्या है? जैसे कि यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उधर अपने अक्ष से 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु दाया वाला भाग बाया हो जाता है। इसी को हम पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। जैसे कि हम लोग मिरर में देखते हैं तो मिरर में अगर हम लोग कंघी करते हैं तो दाहिना हाथ से अपना कंघी करते हैं तो लगता है कि हम अपने बाएं हाथ से कंघी कर रहे हैं। दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है हमारा बायां हाथ उठ रहा है। इसी घटनाक्रम को हम पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। जैसे कि ये ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझे, इधर वाला ये मिरर के दायां वाला भाग ठीक इसके बायां में 180 डिग्री घूम के दायां से बायां हो गया। इसी घटनाक्रम को हम लोग पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। समझ गए आप लोग पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है और विपरिवर्तन क्या होता है? हमने अभी प्रतिबिंब को पढ़ा था, अब हम दर्पण को पढ़ेंगे। ये दर्पण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए हम दर्पण के बारे में पढ़ते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण क्या है। तो दर्पण किसे कहते हैं? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हो तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, उससे हम दर्पण कहते हैं। जैसे कि हम लोग घर में जो आईना देखते हैं, आगे के भाग चिकना और चमकीला होता है, जबकि पीछे के भाग पर क्या होता है? रंगा हुआ होता है, जिसके कारण हम अपना उसमें प्रतिबिंब देख सकते हैं। कोई भी शीशा हो, अगर उसमें रंगा ना हो तो उसमें हम अपना प्रतिबिंब कभी भी देख नहीं पाएंगे, जबकि उसके पीछे वाले भाग को अगर हम रंग दे तो हम अपना प्रतिबिंब या किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उस पर आसानी से हम देख सकते हैं। वही यहाँ इसमें कह रहा है कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता हो तथा जिसके एक भाग को रंगा हो, उसे हम दर्पण कहते हैं।
दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। क्या क्या? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण होता है। आइए हम समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ये ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे ही हम समतल दर्पण कहते हैं। क्या? परावर्तक सतह समतल हो, उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर बनता है। यानी इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर बनता है, उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की क्या है विशेषता? देखिए, ये तो हमारा दर्पण हो गया और ये दूरी पूछ रहा है कि मान के चलिए क्या ये हमारा दर्पण हो गया। दर्पण के पीछे अगर यहाँ पे अगर हम खड़े हैं 3 मीटर की, यहाँ पे 3 मीटर हमारी हाइट है, 3 cm मेरी हाइट है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम खड़े हैं, तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के 10 सेंटीमीटर पीछे और 3 सेंटीमीटर जो मेरा वास्तविक प्रतिबिंब का ऊंचाई है उतना ही मेरा यहाँ भी होगा। जैसे यहाँ पे टोटल दिया हुआ ग्राफ में यहाँ वही चीज को पुट करना है। जैसे पूछ रहा है दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी इस दर्पण से, यानी ये वस्तु हो गया, ये एक वस्तु मान के चलिए इसको एक वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है अगर पूछ रहा है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? तो दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी पूछ रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी ये दर्पण है और यहाँ पे हम है, तो यानी दर्पण से मेरा प्रतिबिंब की दूरी कितना है? तो 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, यानी ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, यानी इससे और इसके बीच की दूरी कितना पूछ रहा है? तो मान के चलिए 10 सेंटीमीटर ये दर्पण से वस्तु की दूरी, और फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर हो गया का वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। फिर पूछ रहा है वस्तु की ऊंचाई कितनी है, वस्तु की कितनी ऊंचाई है? तो ये वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई यहाँ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, यानी प्रतिबिंब की मेरी ऊंचाई कितनी है यहाँ प्रतिबिंब, तो यानी ये तो मेरा वस्तु हो गया, ये मेरा प्रतिबिंब हो गया। तो पूछ रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, तो इसमें वही होता है समतल दर्पण में, ये तो सीधा और काल्पनिक बनता है और ये बराबर बनता है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो नहीं बराबर बनता है। यानी अगर 3 सेंटीमीटर का वस्तु है तो 3 सेंटीमीटर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, तो 3 सेंटीमीटर अगर कोई वस्तु है तो ये 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। यही है समतल दर्पण के बारे में। आइए हम लोग देखेंगे कि हम लोग न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। नोट्स में इस चीज को हम लोग याद कर लेंगे, एक प्रकार का फॉर्मूला भी है। जैसे देख लीजिए, यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने v वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है? जैसे वस्तु के सापेक्ष 2v वेग से चलता है और दर्पण के सापेक्ष 2 सीधे v वेग से चलता है। यानी अगर वस्तु के सापेक्ष पूछे तो 2v वेग से चलेगा और दर्पण के सापेक्ष पूछे तो सीधे v वेग से चलेगा। उसी पर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अगर 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है तो बताएं यदि व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। यहाँ पूछ रहा है व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, यानी इस फॉर्मूला पर पुट होगा कि व्यक्ति यानी वस्तु हो गया यहाँ पे सापेक्ष 2v वेग से चलेगा, यानी यहाँ पे फॉर्मूला हो गया 2v। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, तो यहाँ 2 का 2 हो जाएगा और इंटू v का मान 20, आंसर क्या हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर आपका इसका आ जाएगा। वहीं फिर यहाँ पूछ रहा है दर्पण के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। तो यहाँ पे क्या है दर्पण के सापेक्ष, यानी यहाँ पे 2v वाला फॉर्मूला ना उपयोग करके सीधे v वाला फॉर्मूला उपयोग होगा। ये वाला दर्पण के सापेक्ष v वेग से चलेगा, तो यहाँ सीधे v पूछ रहा है, तो v का मतलब क्या है, v का मतलब सीधे 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी यहाँ हो जाएगा कि दर्पण के सापेक्ष 20
मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगा। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि वस्तु के सापेक्ष टू बी, मान के चलिए हम किसी मिरर के सामने खड़ा है और अगर हम मिरर के एक कदम आगे बढ़ाते हैं, मिरर की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो उधर से प्रतिबिंब भी मेरा एक कदम आगे बढ़ाएगा, यानी 2 टाइम्स स्पीड से चलेगा, यानी दुगुना स्पीड से चलेगा। यही वाला फॉर्मूला हो गया। अगर हम यहाँ पूछ रहा है दर्पण के सापेक्ष 2v वेग से चलेगा, यानी अगर हम तो प्रतिबिंब से चले तो प्रतिबिंब एक कदम चला और एक कदम हम चले, यानी 2 कदम हो गया। वहीं अगर दर्पण के बारे में कहे तो दर्पण यानी जो मिरर है, हम एक कदम चले तो मिरर तो नहीं चला, बस वही एक हो जाएगा, यानी सीधे यहाँ पे भी वाला फॉर्मूला पुट होगा। समझ में आ गया। इस नोट्स में हम देखते हैं कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई से कम आधी ऊंचाई की दर्पण होनी चाहिए। यानी किसी भी वस्तु का अगर पूरा प्रतिबिंब अगर हमको देखना है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी उस वस्तु की आधी ऊंचाई के दर्पण होना चाहिए। जैसे कि एक हम क्वेश्चन उसी में देखते हैं कि एक 10 फुट का आदमी किसी समतल दर्पण के सामने अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे दर्पण की लंबाई निकालना है, तो यहाँ पे 10 फुट दिया हुआ है, यानी इसमें दिया हुआ है कि वस्तु की ऊंचाई से कम आधी ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए। तो यानी अगर वो व्यक्ति 10 फुट का है तो यहाँ बोल रहा है कि आधी होनी चाहिए, यानी 5 फुट की लंबाई की दर्पण की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर उस व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देखना है तो दर्पण की लंबाई 5 फुट होगी। इस वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद।